हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने न्यू टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इस टॉपिक में हम लोग क्लेरिफाई कर लेंगे, ठीक ना। तीनों एक तरह की आइडियोलॉजी है, ठीक ना, एक थॉट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इसको हम लोग समझेंगे और इसको समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तीनों एक दूसरे से किस तरीके से क्या है, डिफरेंट है, ठीक ना। इन तीनों में क्या अंतर है तीनों आइडियोलॉजी में, ये समझेंगे, ठीक ना। मतलब पूरे अच्छे तरीके से हम इसको डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हम लोगों ने सोशलिज्म पढ़ा था। सोशलिज्म क्या होता है मैंने अच्छे से डिफाइन किया था। हिंदी तो बताया था कि सोशलिज्म का मतलब समाजवाद होता है, लेकिन मैंने उसको डेफिनीशन के तहत भी आपको बताया था कि एक राजनीतिक विचार है जिसमें क्या होता है, लोगों का मानना होता है कि सारे इस जो विचारधारा के लोग होते हैं उनका मानना होता है कि सारे लोग आपस में इक्वल हैं, ठीक ना। और जो भी पैसा है, प्रॉपर्टी है समाज में, ठीक ना, या पूरे कंट्री में, उसको भी डिवाइड होना चाहिए तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, बराबर बराबर में बांट देना चाहिए लोगों के बीच, ठीक ना। ये था सोशलिज्म जो कि यूरोप में उस समय बहुत ही प्रचलित था, 12th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, ठीक ना। फिर हमने एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा कि नेपोलियन के चले गए जाने के बाद से क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव आए, ठीक ना, सामाजिक बदलाव आए। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स को पढ़ने वाले हैं, तीनों को देखने वाले हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या सेम है, इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिसिमिलरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिबरल्स को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, ठीक ना। आपके बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अगर लिबरल्स आपसे ऐसे पूछा जाए कि लिबरल्स का मतलब क्या होता है, ठीक ना, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए, लिबरल्स वैसे लोग होते हैं जिनका बिलीव क्या होता है, क्या मानना होता है कि ये लोग पर्सनल फ्रीडम पर ज़्यादा जोर देते हैं। किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? पर्सनल फ्रीडम, यानी व्यक्ति की जो खुद की जो फ्रीडम होती है, खुद की आज़ादी होती है, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि व्यक्ति को खुद की आज़ादी रहनी चाहिए, किसी भी नेशन में रहे, मतलब उसको पर्सनल फ्रीडम रहना चाहिए कि वो कोई भी काम कर सके, रोक टोक कोई ना हो, ठीक ना। फिर इनका क्या एक और क्या मानना है, इनका मानना है कि सोसाइटी, अगर सोसाइटी चेंज भी हो तो सोसाइटी बदलाव लाया जाए सोसाइटी में, लेकिन वो ग्रेजुअल बदलाव लाया जाए, यानी धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे ये बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि धीरे धीरे बदलाव आने से क्या होगा कि जो सोसाइटी में मनी है, प्रॉपर्टी है, या जो भी रिसोर्सेस हैं या पावर है, ठीक ना, वो क्या होगा, अच्छे तरीके से लोगों में विस्तृत हो दिया जाएगा, मतलब वो अच्छे तरीके से बांटा जा सकता है लोगों के बीच। ये किसकी आइडियोलॉजी थी? लिबरल्स की आइडियोलॉजी थी। और भी आपके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको लिबरल्स में, तो और भी देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आपको अगर बेसिक चीज़ें कहा जाए लिबरल्स का मतलब क्या होता है, लिबरल्स का हिंदी मतलब होगा उदारता या उदारतावाद, ठीक ना, मतलब दयालु, ठीक ना, चीज़ें इसी से रिलेटेड है, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे एक आइडियोलॉजी की बात की जाए तो लिबरल्स का क्या होता है, ये लोग पर्सनल फ्रीडम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक ना। सेकंड, कि इन लोग का मानना है कि अगर सोसाइटी में चेंज लाया जाए तो वो भी ग्रेजुअल चेंज लाया जाए, मतलब धीरे धीरे चेंज लाया जाए। और ये धीरे धीरे क्यों चेंज लाना चाहते थे? क्योंकि इनका मानना था कि धीरे धीरे चेंज लाने से क्या होगा, मनी, प्रॉपर्टी, पावर अच्छे तरीके से लोगों के बीच शेयर हो पाएगा। ये था लिबरल्स, ठीक ना। और भी अभी लिबरल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ लिबरल्स का मतलब क्या होता है। रेडिकल्स, रेडिकल्स कौन होते हैं, ठीक ना। तो ये लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं या ऐसी विचारधारा होती है इनकी, ठीक ना, जो क्या करते हैं, सोशल और पॉलिटिकल चेंज चाहते हैं, मतलब सामाजिक बदलाव भी आना चाहिए, ठीक ना, समाज में सामाजिक बदलाव आना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक बदलाव आना चाहिए। लेकिन इनका तो जो तरीका है वो क्या है, इसमें देखिए इनके में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनका तरीका है कि ये बदलाव जो भी लाना चाहते हैं वो क्विक लाना चाहते हैं, क्विक मतलब जल्दी। बदलाव कैसा होना चाहिए? जल्दी है, जो भी बदलाव करना है जल्दी है। एंड रेडिकल वे, रेडिकल वे मतलब क्या, उग्र तरीके से, ठीक ना, मतलब रिक्वेस्ट करके नहीं कि हाँ बदलाव ज़रूरी है, विरोध करके इस तरीके से नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंसा करके भी बदलाव लाना पड़े तो जल्दी से जल्दी बदलाव लाया जाए, ये रेडिकल्स का आइडियोलॉजी है, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, या उस व्यक्ति को रेडिकल्स बोलेंगे जो इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करता होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर?
दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक ना। तो इनका थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक ना, इनके बारे में जानेंगे। 18 सेंचुरी तक तो इनका आइडियोलॉजी अलग था, लेकिन 19 सेंचुरी से आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब उस आइडियोलॉजी में इन्होंने बदलाव लाया। 18 सेंचुरी तक क्या आइडियोलॉजी था इनका, मतलब कंजर्वेटिव्स जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, 18 सेंचुरी तक इनका क्या मानना था। इनका ये मानना था कि ये लोग चेंज नहीं चाहते थे, मतलब समाज में कोई बदलाव नहीं लाया जाना चाहिए, समाज में एज वेल एज राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर कोई बदलाव ये नहीं चाहते थे, ठीक ना। कोई बदलाव नहीं चाहते थे, समझ लीजिएगा। ये 18 सेंचुरी तक बात है, मतलब 18 सेंचुरी तक इस आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते रह गए, ठीक ना। और इनका क्या था, इन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया हमेशा, ठीक ना, हमेशा बिजनेस को सपोर्ट करते थे। और अपोज किसको करते थे, अपोज करते थे, यानी सपोर्ट मतलब सहायता करना, हेल्प करना, बिजनेस ग्रो कराने में इनका मतलब सपोर्टिव रोल था, ठीक ना। अपोज करते थे यानी विरोध करते किस चीज़ का, हाई टैक्स का, ठीक ना। किस चीज़ का, हाई टैक्स का विरोध करते थे। हाँ, एंड गवर्नमेंट इन, और गवर्नमेंट जो सरकार में हस्तक्षेप करे इस चीज़ को, ये भी वो नहीं चाहते थे कि सरकारी कामों में कोई हस्तक्षेप हो। ये सारी चीज़ें, ये सारे थिंकिंग्स किसके थे, कंजर्वेटिव्स के थे। कब कब की बात है, 18 सेंचुरी के पहले की, 18 सेंचुरी तक। 18 सेंचुरी के बाद बदलाव आया, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे के टॉपिक में किस तरीके का बदलाव आया। अभी जो टॉपिक मतलब ये आपका एक बेसिक आइडियोलॉजी जैसे, मतलब बेसिक एक डेफिनेशन कह लीजिए लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभी लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं, वो आपके बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि वन ऑफ द ग्रुप्स, एक समूह होता है, विच लुक टू चेंज सोसाइटी, जो हमेशा मतलब चाहते थे कि सोसाइटी को बदला जाए। और वो कौन थे, ग्रुप्स कौन थे, लिबरल्स थे, ठीक ना। आप देखिए समझिएगा लिबरल्स क्या होता है। अब लिबरल्स को आपके बुक में किस तरीके से डिफाइन किया है, तो लिबरल्स क्या होते हैं, वांटेड ए नेशन, एक ऐसा देश चाहते थे विच टोलरेटेड ऑल रिलीजन, जिसमें वो लोग क्या हो, सब सारे रिलीजन को टोलरेट कर सके, मतलब उस कंट्री में, उस नेशन में सारे रिलीजन हारमोनियस वे में रह सकें, मतलब सारे धर्म के लोग शांति से रह सकें। वो कौन होते हैं, वो आइडियोलॉजी किसकी होती है, लिबरल्स की आइडियोलॉजी है, ठीक ना। क्यों ऐसा उनका मानना था, क्योंकि हमको ये याद रखना चाहिए कि यूरोपियन स्टेट, ठीक ना, यूरोपियन स्टेट, ठीक ना, शुरुआत में यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन होता था। यूरोपियन स्टेट में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव देखने को मिलता था लोगों के बीच, किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक ना, रिलीजन के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता था। इसलिए लिबरल्स की ये सोच थी कि ऐसा स्टेट बनना चाहिए, ठीक ना, जिसमें हम लोग सारे रिलीजन को टोलरेट कर सके, मतलब सारे रिलीजन हारमोनियस वे में रह सके उस नेशन के अंदर, ठीक ना। कुछ यहाँ पे बताया है कि किस तरीके का भेदभाव होता था। फिर देखते हैं, अब आते हैं लिबरल्स और क्या इनकी आइडियोलॉजी की प्रमुख विशेषताएं थी। एक और विशेषताएं थी कि लिबरल्स क्या करते थे, अपोज करते थे। अपोज मतलब समझते हैं ना, विद्रोह करते थे। एंड अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, मतलब जो राजवंशी जो शासक होते थे ना, वो जो अनियमित होकर अपने पावर का इस्तेमाल करते थे, बिना रोके टोके अपने जो शक्ति का इस्तेमाल करते थे, उस चीज़ का अपोज करते थे कौन, लिबरल्स, ठीक ना। तो लिबरल्स के अभी 2 पॉइंट आपको बता दिए। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट बताया कि वो लोग क्या चाहते थे, मतलब ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें वो सारे रिलीजन को टोलरेट कर सके। सेकंड, वो लोग डायनेस्टिक रूलर को अपोज करते थे, जो डायनेस्टिक रूलर की जो पावर होती थी उसको अपोज करते थे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीसरा पॉइंट देखिएगा, और ये लोग किस चीज़ की बात करते थे, ये लोग बात करते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए बाबू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्या हो, हमारे बीच से कोई लोग क्या हो, हमको रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक ना, मतलब हमारी इच्छाओं को पार्लियामेंट में क्या करे, बताए, हमारी कमियों को, हमको क्या ज़रूरत है, ठीक ना, हमको किस तरह की रूल की ज़रूरत है, किस तरह के नियम की ज़रूरत है, किस तरह के नियम की ज़रूरत नहीं है, इन सारे चीज़ों को पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंट करने वाला आदमी होना चाहिए हमारे समाज से, मतलब हमारे ग्रुप से, ठीक ना। ये इस तरह की डिमांड थे। तो तीसरी इनकी फीचर्स ये हो गई, ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक ना, जैसे आज के डेट में होता है, आज के डेट में होता है कि नहीं होता है,
एमएलए जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एरिया से जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एरिया के इंटरेस्ट को रखते हैं पार्लियामेंट में, ठीक ना। वही चीज़ें, इस तरह की डिमांड इन लोगों की भी थी, ठीक ना। या इस तरह के आइडियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिबरल्स आइडियोलॉजी बोलेंगे, ठीक ना। चौथा, लेकिन इस और ये क्या करते थे, और भी चीज़ें थी इसी में। तीसरा ही पॉइंट में इस चीज़ को ऐड करेंगे कि लॉ, वही मैंने जैसे बताया कि किस लॉ की ज़रूरत है, ठीक ना। और ऐसा जुडिशियरी सिस्टम चाहते थे, ठीक ना, वेल ट्रेन जुडिशियरी सिस्टम चाहते थे जो क्या हो, इंडिपेंडेंट वे में होकर काम करे। कैसा वे में होकर काम करे, इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र होकर काम करे। मतलब जिसपे जुडिशियरी सिस्टम यानी न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जो किसी के दबाव में आके काम ना करे। किसी ये नहीं कि राजा दबाव डाल दिया कि हाँ इसको सज़ा देना है तो क्या वो सज़ा दे देगा, इसको छोड़ देना है तो इसको छोड़ देगा, इस तरीके से नहीं काम करे। इस तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, उस तरीके का जुडिशियरी सिस्टम पे क्या होगा, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा, ठीक ना। और फिर से सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो उनकी ये सोच नहीं थी, उनकी सोच थी कि जुडिशियरी सिस्टम वेल ट्रेंड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए रूलर से या ऑफिशियल से, ठीक ना। ये चार मेन पॉइंट मैंने आपको लिबरल्स आइडियोलॉजी के बारे में बताया, ठीक ना। एक और इस यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, कह रहा है कि लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब ये क्या हो गया, अब एक नया वर्ड कहाँ से आ गया, डेमोक्रेट्स क्या होता है समझिएगा। डेमोक्रेट्स एक ऐसे लोग होते हैं, ठीक ना, जिनका मानना होता है, जो किस आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बिलीव करते हैं। अब ये क्या होता है, ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति 18 और 18 ईयर से एबव का हो जाए, ठीक ना, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो वो लोग होते हैं डेमोक्रेट्स। तो वही कह रहा है कि ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, मतलब ये लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। सबको वोट देने की बातों पर विश्वास ये लोग नहीं करते थे, ठीक ना। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि वैसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार देना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, ठीक ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और इनकी क्या मतलब, ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ये किसकी आइडियोलॉजी थी, लिबरल्स की आइडियोलॉजी थी, ठीक ना। तो लिबरल्स आइडियोलॉजी के बारे में मैंने 5 पॉइंट बता दिए, 5 पॉइंट एकदम अच्छे से आपको बता दिए। पहला कि ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारे रिलीजन को टोलरेट किया जाता हो, ठीक ना। सेकंड ये किस चीज़ को अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, यानी जो अनियमित होकर शासन करते थे, अपने पावर का इस्तेमाल करते थे, जो राजवंशी शासक थे उसको अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये लोग इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। मतलब इनका मानना था कि हमारे इंटरेस्ट को कोई पार्लियामेंट में रखे, ठीक ना, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक ना, जिसमें लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव हो, ठीक ना। और उसमें एक और उन्होंने पॉइंट ऐड किया, चौथा पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि जुडिशियरी फेयर होनी चाहिए। जुडिशियरी कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, मतलब वेल ट्रेंड होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। मतलब इसमें रूलर्स कोई हस्तक्षेप ना करे जुडिशियरी सिस्टम में, या कोई ऑफिशियल जुडिशियरी सिस्टम में कोई हस्तक्षेप ना करे, माने इंडिपेंडेंट हो जुडिशियरी, ठीक ना। पांचवा पॉइंट क्या था, ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग किस में बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे कि वैसे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ठीक ना। एक और ऐड ऑन कर सकते हो पॉइंट को कि ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, होना चाहिए। ये पूरा लिबरल्स की आइडियोलॉजी थी, मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाया है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। और रेडिकल्स क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत या इसके विरुद्ध बोल सकते हैं। रेडिकल्स का आइडियोलॉजी क्या होती थी ये समझिएगा। रेडिकल्स एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, मतलब एक ऐसी देश चाहते थे जिसमें जो गवर्नमेंट हो, यानी जो सरकार हो, ठीक ना, वो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन हो उसके अनुसार रूल करे, ठीक ना, या सरकार उस पर आधारित हो, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन हो उस पर सरकार आधारित हो, मतलब उसके अनुसार काम करे, ठीक ना। ये रेडिकल्स का मानना था, ठीक ना। मतलब मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, मतलब जो मेजोरिटी है, मतलब जैसे कि किसी धर्म का ही मान लेते हैं, जैसे कि मान लें किसी कंट्री का में क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा है, क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा है,
तो जो सरकार होनी चाहिए वो क्रिश्चियन रिलीजन बेस्ड पे, मतलब क्रिश्चियन बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो क्रिश्चियन के बारे में ज़्यादा थिंक करता हो, सोचता हो, उनकी भलाई के बारे में ज़्यादा डिसीजन लेता हो, इस तरह की चीज़ें। ये था रेडिकल्स की आइडियोलॉजी, ये पहला फीचर रेडिकल्स का था। सेकंड, ये लोग में से बहुत सारे ऐसे रेडिकल्स थे जो वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। मैंने बताया था वुमेन सफ्राजिट मूवमेंट क्या होता है, मतलब सफ्राजिट मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब वुमेन के जो आंदोलन था कि वुमेन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो ये लोग उस चीज़ को सपोर्ट करते थे, जो किसके विपरीत था, लिबरल्स के विपरीत था। लिबरल्स तो ये नहीं मानते थे, लिबरल्स का तो मानना ही नहीं था कि वुमेन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जबकि इनमें से रेडिकल्स का मानना होता था कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये दूसरा इनका इम्पोर्टेंट फीचर हो गया, आइडियोलॉजी का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा, ये लोग किस चीज़ को अपोज करते थे, विरोध करते थे, किस चीज़ का, जो प्रिविलेज ग्रेट लैंड ओनर्स या वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स जो उठा रहे थे प्रिविलेज, यानी जो बेनिफिट वो लोग उठाते थे, जो समाज में उनको छूट मिलता था, जो प्रिविलेज मिलता था, जो रिस्पेक्ट मिलता था, उसको अपोज करते थे ये लोग, ठीक ना। कौन, रेडिकल्स वाले, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। चौथा पॉइंट इसमें क्या डाल सकते हैं कि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, मतलब आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रहना चाहिए, ठीक ना, इसके विरुद्ध वो कभी नहीं थे, ठीक ना। लोगों के पास अपनी प्राइवेट संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, इनका मानना था। लेकिन वो पसंद नहीं करते थे कि प्रॉपर्टी जो है कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, ठीक ना। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो बराबर होनी चाहिए, ठीक ना, मतलब इक्वालिटी में रहे तो ज़्यादा बेस्ट रहे। ये नहीं कि बहुत सारा प्रॉपर्टी हो गया और वो मात्र 2 ही 3 आदमी के हाथ में है, ठीक ना, मतलब मात्र 2 ही 3 आदमी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह की चीज़ें वे नहीं चाहते थे। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में मात्र 2 ही 3 आदमी का कंट्रोल रहे, मतलब कुछ ही लोग उस चीज़ को कंट्रोल करें, ये नहीं चाहते थे। ये आपका पूरा रेडिकल आइडियोलॉजी हो गया, ठीक ना। रेडिकल आइडियोलॉजी मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए। अब आते हैं कंजर्वेटिव्स को समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव्स क्या थे, ये क्या करते थे, शुरुआत में तो ये दोनों के विरोधी थे, मतलब रेडिकल आइडियोलॉजी का भी विरोध ये करते थे और लिबरल आइडियोलॉजी का भी विरोध करते थे। कौन, कंजर्वेटिव्स। लेकिन फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स का दिमाग खुल गया, ठीक ना, और उनको लगा कि कुछ ज़रूरत है बदलाव लाने की, ठीक ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के जो लोग थे या जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स था, उनको लगा कि अब क्या है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, हम अपने जो रूलिंग सिस्टम है, जो शासन करने की जो तरीका है, ठीक ना, उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक ना। इसके पहले मैंने बता दिया था कि वो किस तरह की विचारधारा रखते थे, कि वो लोग क्या होते थे, विरोधी होते थे, किसके, रेडिकल्स और लिबरल्स के, ठीक ना। और भी मैंने कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया था, क्या बताया था, कि ऐसे लोग जो चेंज को विरोध करते थे, लेकिन ये कब हो रहा था, सब 18 सेंचुरी के पहले या 18 सेंचुरी तक, ठीक ना। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ तब तक ये सारी चीज़ें इनकी थी, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, चेंज आया। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने सोचा कि बदलाव की ज़रूरत है, तब क्या किया उन्होंने 18 सेंचुरी में, ठीक ना, शुरुआती के 18 सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, शुरुआती के 18 सेंचुरी में ये लोग आइडिया ऑफ चेंज का विरोध करते थे। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शुरुआत में ये लोग विरोध करते थे किसका, अगर बदलाव की कोई बात करता था, सोसाइटी में बदलाव लाने की कोई बात करता था, उसका विरोध करते थे शुरुआत में। लेकिन 19 सेंचुरी आते आते या 19 सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकारा कि कुछ चेंज, कुछ बदलाव ज़रूरी हैं, ठीक ना, उनको ठुकराया नहीं जा सकता है, ठीक ना। बट बिलीव, लेकिन उनका मानना क्या था, बदलाव तो लाना ज़रूरी है, लेकिन उनका मानना ये भी था कि जो पास्ट है उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब जो पीछे जो चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट किया चाहिए, उसका आदर किया जाना चाहिए। एंड चेंजेज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, और जो भी बदलाव हैं वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, इनका मानना था, ठीक ना। इनका मानना था कंजर्वेटिव्स का। तो कंजर्वेटिव्स के बारे में 2 बात जाने, क्या बात जाने कि शुरुआती 18 सेंचुरी में लोग क्या करते थे, ये लोग बदलाव को रेसिस्ट करते थे, मतलब विरोध होते थे किसके, रेडिकल्स और लिबरल्स के, बदलाव लाना नहीं चाहते थे, सोसाइटी में कोई चेंज लाना नहीं चाहते थे। ये कब की बात है,
18 सेंचुरी के शुरुआत में, लेकिन जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ यानी 19 सेंचुरी आया तो वहाँ से उन्होंने बदलाव लाना ज़रूरी समझा कि ये बदलाव लाना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या बातें जोड़ी कि पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब पास्ट में जैसे कोई राजा है तो राजा ही नहीं कि राजा को क्या किए आप, उसको रिस्पेक्ट नहीं किए, उसके महल तोड़ दिए, उसको महल से निकाल दिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक ना। और जो भी बदलाव लाने हैं वो एक धीरे धीरे बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये था पूरा कंजर्वेटिव्स का सोच, ठीक ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत ही डिटेल क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। एंड उसी में एक क्वेश्चन मार्क देके आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ वेयर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इस तरह के जो अलग अलग विचार थे सोसाइटी के बदलाव लाने के लिए, ठीक ना। सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए 3 तरह के अलग अलग विचारधाराएं थी, ठीक ना। सोसाइटी में 3 ग्रुप रहते थे, ठीक ना। इन विचारों में क्लैश होता था, विचारों का क्लैश होता था, विचारों में टकराव होता था, ठीक ना। और इस कारण से क्या होता था, सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक ना। सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता था। मतलब सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर क्या होती थी, उथल पुथल देखने को मिलती थी, ठीक ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो अलग अलग विचारधाराएं थी जिससे क्या होता था, समाज में भी थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिलती थी। मतलब समाज स्थिर नहीं था और राजनीतिक जो सिस्टम था वो भी उथल पुथल सा रहता था, ठीक ना। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी, कह रहा है कि बहुत सारे जो प्रयास विद्रोह के लिए या नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी राष्ट्र को बदलने के लिए जो किए गए 19th सेंचुरी में, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मदद किया किस चीज़ को, डिफाइन करने में, परिभाषित करने में, बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल, मतलब सीमा तय करने में और क्या कहाँ तक ये चीज़ें खींची जा सकती है, मतलब इसकी सीमा क्या है और इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। जो थॉट प्रोसेस है, डिज पॉलिटिकल टेंडेंसी, मतलब ये राजनीतिक प्रवृत्ति के अनुसार ये कहाँ तक, किस सीमा तक, कौन सा, मतलब एक थॉट कहाँ तक सीमित किया जा सकता है, किस तरह की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक ना। और किस तरीके से हम लोग को मतलब पॉलिटिकली किस तरीके से शासन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में देखने को मिला, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक जो समाज था, ठीक ना, और सोशल चेंज, उसमें किस तरीके के सामाजिक बदलाव आया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।